Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to start our new chapter of class 11, that is a biomolecule. बायोमॉलिक्यूल की अगर बात करें तो बायोमॉलिक्यूल का कहना ये है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल को मैंने टोटली एनसीईआरटी से कवर करने की कोशिश की है, एक भी लाइन आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगी। तो इसमें एनसीईआरटी की सबसे पहली ही लाइन क्या कहता है कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। इसका क्या मतलब है? कहता है कि ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, कहता है कि तुम पृथ्वी का थोड़ा सा पार्ट ले लो, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी ले लो, अर्थ क्रस्ट ले लो। तो ये अर्थ क्रस्ट अगर हमने लिया, क्या लिया? अर्थ क्रस्ट लिया, तो कहता है कि जितने भी एलिमेंट तुम्हारे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के सैंपल में मिलेंगे, कह रहा है कि आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जितने तुम्हारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे, कहता है कि वो एक लिविंग टिश्यू, कोई लिविंग टिश्यू ले लो, ठीक है, उस लिविंग टिश्यू, कोई प्लांट की लीफ ले लो या कोई एनिमल का टिश्यू ले लो, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये एलिमेंट सारे मिलेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इसको हम एक कौन के तरीके से याद कर सकते हैं, कौन, ठीक है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाएंगे और लिविंग टिश्यू में भी पाए जाएंगे। लेकिन बताओ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे? तो कहता है कि लिविंग टिश्यू में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कैसे हम पता करें, कैसे हम एनालाइज करें किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर केमिकल कंपोजिशन को, यानी कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, इसको हम कैसे पता करें, यानी कि केमिकली वो कैसे है, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन कैसी है केमिकल की, इसको हमें पता करना है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें क्या करना है? केमिकल एनालिसिस करना है। और केमिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कोई लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। लिविंग टिश्यू में कहता है कि टेक ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर, क्या ले लो? कोई भी तुम वेजिटेबल का पार्ट ले लो, ठीक है, या फिर कहता है कि पीस ऑफ लीवर, ठीक है, पीस ऑफ लीवर, लीवर का टुकड़ा ले लो, ठीक है, वेजिटेबल ले लो, वेजिटेबल का कोई टुकड़ा ले लो या पीस ऑफ लीवर ले लो, ठीक है। अब उसको क्या करो, इसको तुम मॉर्टल और पिस्टल तो जानते ही होगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉर्टल हो गया, ठीक, जैसे तुम्हारी कुटनी होती है, ठीक इसी तरीके से इसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्टल एंड पिस्टल कहते हैं। तो कहता है कि मॉर्टल एंड पिस्टल से तुम इसको क्या बना लो? चटनी बना लो, थिक स्लरी, ठीक है, थिक स्लरी चटनी बना लो। और उसके बाद इसको जब बनाओगे तो जैसे पानी ऐड करते हैं इसी तरीके से इसके अंदर तुम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर दो, यानी कि CL3CCOOH, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो कहता है कि तुम इसके अंदर वेजिटेबल तो ऐड करो ही, ये वेजिटेबल या पीस ऑफ लीवर तो ऐड करो ही, लेकिन जैसे चटनी बनाने के लिए हम धनिया ले लेते हैं या फिर मिर्च ले लेते हैं, इसी तरीके से उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। तो कहता है कि तुम इसके अंदर वेजिटेबल को ऐड करो, साथ साथ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कर दो और इसको खूब कूट करके एकदम थिक स्लरी बना दो। थिक स्लरी का मतलब हल्का सा उसके अंदर क्या नाम है कि इसका CL3CCOOH, यानी कि ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उसके अंदर गीलापन होगा, जिसकी वजह से वो थिक स्लरी होगा, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब उसके बाद जब थिक स्लरी बन जाए, ठीक है, तो अब उसको हम क्या करेंगे? उसको हम छन्नी लगा करके छानेंगे।
तो जब छन्नी लगा करके हम इसको छानेंगे थिक स्लरी को, तो हमारा नीचे की तरफ छना हुआ पार्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ छना हुआ पार्ट आ जाएगा। और जो छना हुआ पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। ठीक। और जो नहीं छन के आएगा, जो बड़ा पार्ट होगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द रिटेंटेट। इसको हम क्या बोलेंगे, द रिटेंटेट। ठीक है। अब उसके बाद जो द रिटेंटेट है, यानी कि ये क्या हुआ कि एसिड के अंदर बहुत घुल नहीं पाया, इसका टुकड़ा नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसको एक और नाम दे देते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। और फिल्ट्रेट जो है ये एसिड के अंदर टुकड़ा हो गया है, एसिड के अंदर घुल गया है, इसीलिए ये क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया है, और इसकी साइज भी छोटी थी, इसीलिए इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। इसको हम क्या कहेंगे, एसिड सॉल्यूबल पूल कहेंगे। ठीक। अब समझना मेरी बात, ये तो एसिड सॉल्यूबल पूल हो गया। अब रही बात कि जो ये छन के आया, वो क्यों छन के आया, क्योंकि इस छोटे से माइन्यूट पोर से ये पास हो गया है। क्या हो गया है, पास हो गया है। और जो फिल्ट्रेट था ये, जो रिटेंटेट था वो नहीं आ पाया, जो रिटेंटेट था वो नहीं आ पाया। इसका मतलब है कि एसिड सॉल्यूबल पूल में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। बताओ, एसिड सॉल्यूबल पूल में, एसिड सॉल्यूबल पूल में कहता है कि हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कहता है कि इसमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि जिसमें से एक फीचर कॉमन होते हैं, क्या चीज, वेट ना। अब इसमें देखो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे फिल्ट्रेट में, लेकिन बताओ सबके अंदर एक कॉमन चीज होगी कि इनका वेट जो होगा वो 18 से लेकर के 18 टू क्या होगा, 800 डाल्टन होगा। देखो सबका केमिकल कंपोजिशन अलग हो सकता है, सबका नेचर अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज कहता है कि सबका वेट जो होगा, सबका वेट जो होगा वो कितना होगा, सबका वेट जो होगा वो कितना होगा, सबका वेट जो होगा वो होगा तुम्हारा 18 से 800 डाल्टन। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इनकी साइज जो होती है फिल्ट्रेट की वो छोटी होती है। फिल्ट्रेट की जो साइज होगी वो क्या होगी, छोटी होगी देन द रिटेंटेट से। फिल्ट्रेट की साइज छोटी थी इसीलिए वो छन करके नीचे आ जाता है, रिटेंटेट की साइज बड़ी रहती है इसलिए वो छन नहीं पाता है, तो इसीलिए ये माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल में एलिमेंट लगभग कौन कौन से तुम्हारे हो सकते हैं, हो सकता है इसमें क्या, कैल्शियम, हो सकता है इसमें क्या, मैग्नीशियम, और साथ साथ में तुम्हारे कुछ और कंपाउंड, फॉस्फेट सल्फेट के कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, फॉस्फेट सल्फेट के कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और इसी तरीके से सिलिकॉन हो सकता है। ये सारे एलिमेंट तुम्हारे हो सकते हैं। और बाकी कहता है कि फिर तुम्हारे जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल का मतलब है कि जो रिटेंटेट था, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल का मतलब रिटेंटेट। तो रिटेंटेट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो रिटेंटेट में क्या क्या हो सकता है हम इसकी बात करेंगे। तो रिटेंटेट में तुम्हारा हो सकता है क्या, प्रोटीन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, पॉलीसैकेराइड्स हो सकता है। ठीक, और ये क्या हो सकता है तुम्हारा आगे, लिपिड हो सकता है। ठीक है, ये सब के सब तुम्हारे क्या हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है। क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ठीक है, इनका जो वेट होगा, इनका जो वेट होगा कहता है कि 10 से लेकर के, या कहता है कि 10 से लेकर के या 10,000 से ऊपर, यानी कि ज्यादा हो सकता है, डाल्टन वेट हो सकता है। ठीक है, 10 या 10,000 डाल्टन से ज्यादा इसका वेट हो सकता है। बताओ इसका कितना था, 18 से 800, यानी कि ये क्या है, अभी भी 1000 से नीचे है, यानी कि बहुत छोटा हो गया, तो माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया।
ये 10 से 10 हजार से ज़्यादा डाल्टन हो गया, तो बताओ इसकी साइज बढ़ गई, तो बताओ इसकी साइज बढ़ गई, तो बताओ ये क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया। या इसी को हम रिफर करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इसी को हम क्या कहते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। तो बताओ अब हमारा, जब कोई भी तुम ऑर्गेनिक चीजें लेते हो, जब कोई भी तुम वेजिटेबल का टुकड़ा लेते हो, जब तुम कोई भी पीस ऑफ लेबर लेते हो, तो उसकी चटनी पहले बनाते हो, थिक स्लरी जैसी कुछ चीजें बनाते हो। उसके अंदर क्या डालते हो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालते हो, और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल करके उसको कूट लेते हो। कूटने के बाद उसको चटनी बनाने के बाद उसको फिल्टर करते हो, छानते हो। तो जो छानते हो तो जो नीचे आता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो नीचे नहीं आता है, चाय की पत्ती की तरह ऊपर रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटेट कहते हैं। रिटेंटेट का दूसरा नाम एसिड इनसॉल्युबल पूल, फिल्ट्रेट का दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल पूल। बताओ एसिड सॉल्युबल पूल छन के इसलिए आ गया क्योंकि इसकी साइज जो थी, इसका वेट जो था वो क्या था, 18 से 800 डाल्टन था, इसीलिए वो क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया। कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट सल्फेट, क्या नाम है कि फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम और सिलिकॉन। और ये सब के सब छोटे हैं साइज में, इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए, माइक्रो मॉलिक्यूल बोल दिए। अब तो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर बात करें तो एसिड इनसॉल्युबल पूल को हम रिटेंटेट भी कहते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर बड़े मॉलिक्यूल आए, यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके बन के बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे प्रोटीन की बात करें तो ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये तुम्हारा डीएनए की और आरएनए की बात करता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो ये भी बड़े मॉलिक्यूल हो गए। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड जो है ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ग्लूकोज वगैरह से छोटी छोटी चीजों से मिलके बनता है, तो ये भी क्या हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। लिपिड की बात हम करते हैं, लिपिड थोड़ा सा अलग है, तो इसकी अभी हम बात करेंगे। तो लेकिन अगर इनके साइज की हम बात करें तो इनकी साइज 10,000 से, सॉरी 10 या 10,000 से ज्यादा, यानी कि 10,000 भी हो सकता है और 10,000 से ज्यादा इसका वेट हो सकता है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, मैक्रोमॉलिक्यूल बोला। और मैक्रोमॉलिक्यूल को ही दूसरा नाम हम क्या देते हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। इसीलिए कभी भी मैक्रोमॉलिक्यूल के अलावा अगर कोई दूसरा नाम बायो मैक्रोमॉलिक्यूल आ जाए तो सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, अब आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है कि जितने भी तुम्हारे देखो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और क्या नाम है कि पॉलीसैकेराइड, ये जितने भी तुम्हारे होते हैं ये सब के सब पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। क्यों पॉलीमेरिक बोला, क्योंकि ये मोनोमर से मिल मिल करके बनता है तो पॉलीमर बन जाता है। और जब भी पॉलीमर बनेगा तो बताओ साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब साइज में बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटेंटेट हो जाएगा, यानी कि ये छन के बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इसकी साइज बड़ी है और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड कहता है कि नॉट ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस। देखो लिपिड जो है ये जो है ये कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि ये किसी मोनोमर से मिलके, यानी कि छोटी छोटी चीजों से मिल करके ये कोई बड़ी यूनिट नहीं बनता है। जैसे अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिल करके जैसे एक प्रोटीन बन जाता है, इसी तरीके से कोई लिपिड ऐसी चीजें नहीं है जो छोटी छोटी चीजों से मिल करके कोई बड़ी चीजें बन जाए और वो रिटेंटेट में आ जाए। लेकिन फिर भी बात ये आ जाती है कि ये रिटेंटेट में आ कैसे जाता है। हालांकि ये रिटेंटेट में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेट होते हैं वो होते हैं 800 डाल्टन होते हैं। कितने होते हैं? 800 डाल्टन होते हैं। 800 डाल्टन होना यानी कि इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए था। ठीक है, किसमें आना चाहिए था? माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये क्यों तुम्हारा माइक्रो मॉलिक्यूल में आ गया, यही हमें जानना है। ठीक है, ये रिटेंटेट में क्यों आ जाता है? वाई इट इज अ प्रेजेंट एज अ रिटेंटेट। ये क्यों रिटेंटेट में आ जाता है, इसको हमें जानना है। तो रिटेंटेट में इसलिए आ जाता है जैसे कि यहाँ पे अगर कोई सीव है, ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं कि लिपिड को जब ऐड करते हैं तो लिपिड क्या कर लेता है, लिपिड आपस में मिल करके वेसाइकल बना लेता है। क्या बना लेता है? वेसाइकल बना लेता है। यानी कि कहता है कि इसका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है और ये माइक्रो मॉलिक्यूल में ही आता है। ठीक है, लेकिन छानने पर रिटेंटेट में आ जाता है क्योंकि लिपिड वेसाइकल बन जाता है। ठीक है, कह रहा है कि ड्यू टू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए बाद में यह मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाता है।
क्या है कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है और ये मिल करके वेसाइकल बना लेते हैं, एक छोटे छोटे पाउच की तरह बना लेते हैं। और जब छोटे छोटे पाउच की तरह बना लेते हैं तो ये साइज में लिपिड मिल करके बड़े लिपिड बन जाते हैं, वेसाइकल बना लेते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या है कि नीचे की तरफ फिल्ट्रेट में नहीं आ पाता है। और नीचे की तरफ फिल्ट्रेट में नहीं आ पाता है तो ये इसी में रह जाता है, कहाँ पे, रिटेंटेट में रह जाता है। और रिटेंटेट में रह जाने का मतलब है कि इसलिए ये मैक्रोमोलेक्यूल में कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन वैसे अगर हम पूछें कि बताओ लिपिड क्या है, तो वैसे लिपिड है तुम्हारा माइक्रोमोलेक्यूल है, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो मैक्रोमोलेक्यूल में रह जाता है ड्यू टू फॉर्म वेसाइकल, ठीक है। इसके बाद एक टेबल है जो कि 9.4 है, ठीक है। अब ये टेबल में हमें ये बताता है कि कोई भी अगर सेल है तो सेल के अंदर कौन कौन से तुम्हारे केमिकल होते हैं और उसकी कंपोजिशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसके अंदर W फॉर वाटर, क्या होता है, वाटर। तो अगर वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, वाटर होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे अरेंज करके लर्न करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करेंगे, अरेंज करके लर्न करेंगे, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो बताओ वाटर सबसे ज्यादा कितना, 70 to 90%। यानी कि कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो, उसके अंदर अगर कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक लिविंग सेल के अंदर पानी ज्यादा पाया जाता है। यानी कि कितना पाया जाता है, 70 से 90% तक पाया जाता है, 70 to 90% पाया जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है 10 to 15%। कितना पाया जाता है, 10 to 15%। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड कितना पाया जाता है, 5 to 7%, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 3%। इसी तरीके से लिपिड की बात करें तो लिपिड कितना पाया जाता है, 2%। इसी तरीके से आयन की बात करें तो आयन कितना पाया जाता है, 1%, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर, फिर क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके बाद पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फिर पाया जाता है लिपिड, फिर पाया जाता है आयन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लर्न कर लेंगे। तो बताओ एक सेल के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर वाटर भी पाया जाता है सबसे ज्यादा, प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद लिपिड, और उसके बाद आयन। उसके बाद एक आता है एक्सपेरिमेंट, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। ये कोई अलग से टॉपिक के फॉर्म नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी में तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि स्टार्टिंग में ही तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है समझना। समझना क्या है डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि सबसे पहले हम उसको बेकार करेंगे, उसको तोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस में कहता है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज अ बायोमॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं, किसके, कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बताओ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन कंपाउंड के अलावा इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी होते हैं, और दूसरे कंपाउंड भी होते हैं। यानी कि इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो कार्बन कंपाउंड तो था जिसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते थे, लेकिन कहता है कि इसी के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक। तो रही बात कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा। चलो ठीक है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन कंपाउंड है, बायोमॉलिक्यूल इसी को कहते हैं, और इसके बारे में हमें पढ़ना भी है। लेकिन एक बात बताओ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर इसके बारे में हमें पता करना है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि ये करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट।
और ये कैसे होता है? तो सबसे पहले कोई भी हम क्या ले लें, एक लिविंग टिश्यू ले लें। तो चलो हम क्या करते हैं कि एक लीफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक लीफ ले लेते हैं, या फिर कोई एक लीवर का टुकड़ा ले लेते हैं। कोई एक लीवर का टुकड़ा ले लेते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया, लीवर पीस ले लिया या लीवर टिश्यू ले लिया, ठीक है। या हमने क्या ले लिया, लीफ ले लिया, कोई एक चीज ले लो, ठीक है। अभी बताना, अभी मैंने बोला था कि कोई भी लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू कुछ भी होगा, तो बताओ उसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि वाटर कितना होगा, 70 से 90% वाटर होगा। अब जब 70 से 90% वाटर होगा तो एक बात बताओ कि इसका जो वेट होगा, कौन सा वेट होगा, वेट होगा, यानी कि गीला वाला वेट होगा, जिसमें अभी पानी होगा वो वाला वेट होगा। तो इसका वजन जो होगा, इसका वेट जो होगा भी ज्यादा होगा। अब क्या करें, अब सबसे पहले इसके अंदर, इस लीफ के अंदर, इस लीवर टिश्यू के अंदर जितना पानी है उन सारे पानी को निकाल दो। पानी को निकाल दो। तो जब पानी को निकाल दोगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अब जो वेट बचेगा वो कौन सा वेट बचेगा, ड्राई वेट बचेगा। कौन सा वेट बचेगा, ड्राई वेट बचेगा। और जब ड्राई वेट बचेगा तो अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इसको आग लगा दो, जला दो। यानी कि ये जो टिश्यू बचे हैं, जो टिश्यू बचे हैं, कौन से टिश्यू, ड्राई टिश्यू, यहाँ पे इसको क्या कर देना, हमें आग लगा देना है। आग लगा दो, ठीक है, फायर फायर लगा दो, आग लगा दो, ठीक है। और जब आग लगाओगे तो इसमें से जितने भी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड होंगे, देखो अब इसमें से, देखो अब इसमें क्या होगा, ड्राई टिश्यू में भी अभी भी क्या होगा, कार्बन कंपाउंड भी होगा। जो कि कार्बन कंपाउंड मैंने बोला था इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। हमें क्या पता करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता करना है ना। तो कहता है कि तुम इसको अलग कर लो। तो इसको अलग कैसे करोगे, कह रहा है कि आग लगा दो। आग लगा दोगे तो जितने भी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड जैसे कि CO2 वगैरह हैं और कार्बन कंपाउंड वगैरह हैं, ठीक है, ये सब के सब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। ये बाहर निकल जाएंगे ड्राई टिश्यू से। और जब बाहर निकल जाएंगे तो मुझे अब बताना कि इसके अब इसको क्या कर देंगे, मतलब कि ये क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड या CO2 क्या हो गया, ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब रिमूव हो गए तो बचा क्या, ऐश, यानी कि अब जो बचा केवल राख बचा, तुम्हारा क्या बचा, केवल राख बचा। अब जो राख बचा इसके अंदर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, और क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। और ये क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से तुमको सल्फेट भी मिल सकता है, इसी तरीके से तुमको फॉस्फेट भी मिल सकता है। तो बताओ सल्फेट और फॉस्फेट ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक। और इस एनालिसिस से हमें एलिमेंट कंपोजिशन पता चला लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट के मुकाबले में। यानी कि जब हमने ये डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस किया तो डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस हमने किस लिए किया, डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस हमने इसलिए किया ताकि इनऑर्गेनिक एलिमेंट का पता लगाया जा सके, इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाया जा सके। इसके लिए हमने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया। हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का लीफ लिया या फिर हमने क्या लिया, एक लीवर का टिश्यू लिया, उसको हमने क्या किया, फिर सारा पानी उसको निकाल दिया। सारा पानी निकालने के बाद क्या बचा, ड्राई वेट बचा। और जब ड्राई वेट बचा तो बताओ कि उसके अंदर ड्राई टिश्यू जो बचा तुम्हारा, उसको हमने क्या कर दिया, आग लगा दिया। तो जितने भी तुम्हारे कार्बन कंपाउंड और CO2 वगैरह थे वो सब बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो नीचे की तरफ क्या बचा, तुम्हारा राख बचा। इसके अंदर जब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट और फॉस्फेट हमें देखने को मिला। अब इसी तरीके से इस डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस से हमें कुछ और बातें पता चली। कुछ और बातों में कहता है कि इस एनालिसिस से हमें एलिमेंट की कंपोजिशन का पता चला। यानी कि कौन कौन से लिविंग टिश्यू के अंदर एलिमेंट होते हैं और कौन कौन से तुम्हारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में हमें पता चला। लेकिन ये एलिमेंट कहता है कि अच्छा हाँ,
ये एलिमेंट के कंपोजिशन तो पता चले, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक तरफ हम एलिमेंट देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर और एक तरफ एलिमेंट हम देखेंगे किसमें, अर्थ क्रस्ट में। यानी कि ये तुम्हारे मिट्टी के अंदर या अर्थ के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट पाए गए। तो आइए पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है कितना, 65%। लेकिन अगर कंपेयर करें इसी ऑक्सीजन को, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन कितना मिला, 46.6%। तो बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो ज्यादा मिला। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है देन कंपेयर किससे, 46.6% इन अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, कार्बन जो है 18.5% मिलता है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसी तरीके से सिलिकॉन जो है ये 27.7% मिलता है। नाइट्रोजन जो है 3.3% मिलता है इसके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ मिलता है वेरी लिटिल। ठीक है, तो इसी तरीके से कैल्शियम इसके अंदर 1.5%, हाइड्रोजन 0.5%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, मैग्नीशियम 0.1%, सिलिकॉन नेग्लिजिबल। आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि जो मैंने ये चीजें लिखी हैं ये सबसे ज्यादा से लेकर के कम की तरफ लिखा है, यानी कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो कभी कभी क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछता है और कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछता है, इसीलिए हम इसको एक वे में लर्न करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसको लर्न करने का एक तरीका मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, यानी कि ओसियन। मैंने क्या बता दिया, इसका एक ट्रिक बता दिया, ओसियन। ओसियन का क्या, ओसियन का हंसना मगसी, ओसियन का हंसना मगसी। तो इस तरीके से हम एक ट्रिक बना करके लर्न कर सकते हैं, क्या चीज, ओसियन का हंसना मगसी। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, और का फॉर कैल्शियम, और ह फॉर हाइड्रोजन, और स फॉर क्या हो गया, सल्फर, ना फॉर क्या हो गया, सोडियम। इसी तरीके से मग फॉर मैग्नीशियम, सी फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ह्यूमन बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है वो लर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो कहता है कि ऑक्सीजन कितना 46.6%, ठीक, सिलिकॉन कितना 27.7%, कैल्शियम कितना 3.6%, सोडियम कितना 2.8%, मैग्नीशियम कितना 2.1%, हाइड्रोजन कितना 0.14%, सल्फर कितना 0.03%, कार्बन कितना 0.03%। कह रहा है कि फिर नाइट्रोजन कितना वेरी लिटिल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगेन लर्न कर लेंगे। O फॉर ऑक्सीजन, SI फॉर सिलिकॉन, तो OC का नाम है सिकन। क्या हो गया, OC का नाम है सिकन। तो OC, O फॉर ऑक्सीजन, SI फॉर सिलिकॉन, का कैल्शियम, नाम, ना से सोडियम, म से मैग्नीशियम, है हाइड्रोजन, सिकन, S फॉर सल्फर, क फॉर कार्बन, N फॉर क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हमें क्या कर लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लर्न कर लिया। तो ये कंपैरिजन है, ये किसका कंपैरिजन है, ऑफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इस बात का याद रहे, किसका कंपैरिजन है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का कंपैरिजन है। इसी तरीके से फिर एक लिविंग टिश्यू में हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का कंपेयर करेंगे। तो कहता है कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं। कहता है कि इसके अंदर हमारे हो सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, यानी कि SP का मग WC। ठीक है, SP, S फॉर क्या हो गया, S फॉर सोडियम। ठीक है, सोडियम, Na से सोडियम होता है, लेकिन इसको हम लर्न कर लेंगे सोडियम। इसी तरीके से SP, P का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, तो K से पोटेशियम होता है, ठीक, डिनोट K से होता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पोटेशियम। ठीक, और इसी तरीके से कैल्शियम, और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम। W फॉर क्या हो गया, वाटर। C फॉर क्या हो गया, दूसरे कंपाउंड, ठीक है, अदर कंपाउंड। समझना, सोडियम यहाँ पे Na प्लस के फॉर्म में होगा, ठीक, पोटेशियम K प्लस के फॉर्म में होगा,
कैल्शियम Ca2+ के फॉर्म में होगा, ठीक। मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में होगा, ठीक। इसी तरीके से वाटर होगा H2O के फॉर्म में, और इसी तरीके से दूसरे कंपाउंड होंगे जैसे कि NaCl होगा, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरीके से PO4 होगा, ठीक। इसी तरीके से सल्फेट आयन होगा। ये सारी चीजें होगी इसके अंदर। तो ये जो सारी चीजें होंगी ये किसके अंदर होंगी, एक लिविंग टिश्यू के अंदर होंगी, और ये सब के सब फिल्ट्रेट में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, कहता है कि फिल्ट्रेट में पाए जाएंगे, यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे, ठीक। एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अमीनो एसिड, लेकिन इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।